हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। डेट शीट आपने चेक कर ही ली है, तो उस हिसाब से आपने अपनी प्लानिंग कर ही ली होगी, है ना। जो डेट शीट वाला वीडियो था मैंने उसमें बताया था आप अपने वीक पोर्शंस और स्ट्रॉन्ग पोर्शंस को पहले अलग अलग लिख लो, है ना। और पहले स्ट्रॉन्ग वाला करना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ईजी जो है आपके लिए, है ना, जो चीज़ आपके लिए ईजी है वो आप जल्दी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। जो चीज़ आपको नहीं आती है, ठीक, वो पहले करना। ठीक है। आज हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 10 है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, मींस कल, और आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ख़त्म हो चुका है। अब आपको उसका भी क्या मिलेगा, वन शॉट मिलेगा, और इसके बाद इसका भी वन शॉट आ जाएगा। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखो, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए, आज है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने एक तो पढ़ ली थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ चुके थे। आज है सेकंड। आज जो भी है तीन चार जो हैं ये कंप्लीट हो जाएगी। तो सेकंड है हमारी एडिशन रिएक्शन। ठीक। एडिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। एडिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। देखो, नाम से ही समझ आ रहा है एडिशन रिएक्शन है, मतलब कुछ ना कुछ हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या ऐड कर सकते हैं भाई, हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं या ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं, क्लोरीन भी ऐड कर सकते हैं, बट जनरली आपके सिलेबस में हाइड्रोजन की एडिशन है। तो देखो, इस रिएक्शन में क्या होता है, जो आपके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स आपका एल्कीन्स हो गए, आपके एल्काइंस हो गए, उसमें आप क्या करो, हाइड्रोजन ऐड करो या ब्रोमीन ऐड करो। ठीक। और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपको ये ऐड करने हैं, हीट भी करना है, ठीक है, अच्छे खासे टेम्परेचर पे। तो ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे, ये बेटा सेचुरेटेड हो जाते हैं, मीन्स आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप एल्कीन्स का कर रहे हो तो आपको एल्केन मिलेंगे, एल्काइंस का कर रहे हो एल्कीन भी प्राप्त कर सकते हो और एल्केन्स भी। ठीक है। तो ये मोटी मोटी सी रिएक्शन है। अब कैटलिस्ट यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। ठीक। और जनरली 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी एच, ठीक है, दो बॉन्ड आपस में बना रखे हैं और चार क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो लो भी हम हाइड्रोजन लेके आते हैं, ये हमने हाइड्रोजन ऐड करा। किसकी प्रेजेंस में करना है, एडिशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ये तो निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम। 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या करना है, इसको हीट करना है। तो होता क्या है बेटा, यहाँ पे एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। समझ आई। देखो, एच सी एच सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एक बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये दो हाइड्रोजन है आपके पास, एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का या दो हाइड्रोजन के एटम है, जो भी आप बोलना चाहते हो। तो एक हाइड्रोजन इसके पास लग जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास लग गया। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से किस में कन्वर्ट हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे किया क्या हमने, हाइड्रोजन को ऐड किया है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, इसीलिए इसको कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन भी बोला जाता है। कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना। ठीक है। अब ये कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको हम, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, देखो, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बेटा कि हम या इसको वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल किस लिए करते हैं हम, वेजिटेबल ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी। ठीक है।
आप वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजनेशन कर दो, मीन्स हाइड्रोजन को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, वेजिटेबल घी मिल जाएगा। मैं रिएक्शन नीचे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल। अब जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जैसे ग्राउंडनट ऑयल हो गया, कोकोनट सीड ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये क्या होते हैं, ये अनसैचुरेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करनी है, किसके प्रेजेंस में, निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में आपने ऐड करनी है, और आपको हीट कराना है। तो आपको क्या मिलेगा, वेजिटेबल घी। क्या मिलेगा, वेजिटेबल घी। अब ये वेजिटेबल घी जो है ये क्या होता है, ये सैचुरेटेड होता है। ये क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डालडा घी है ना, डालडा घी की आपने ऐड देखी होगी, यूज़ भी किया होगा किसी ने। तो ये क्या होते हैं, आपके वेजिटेबल घी सैचुरेटेड होते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो जनरली आपको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये आपको सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा। अच्छा, हमारे लिए अनसैचुरेटेड लेना, कंज्यूम करना ज़्यादा अच्छा रहता है या सैचुरेटेड? ठीक है, देखो दोनों के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। कुछ कहते हैं सैचुरेटेड, कुछ कहते हैं अनसैचुरेटेड। ईजी हमारे लिए अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट्स को एब्जॉर्ब करना ज़्यादा ईजी रहता है। सैचुरेटेड फैट्स अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले लेते हो, ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हो, तो वो आपकी बॉडी में हार्मफुल रहते हैं। अगर आप घी वगैरह खाते हो, अब बच्चे बोलेंगे घी तो सर बहुत हेल्दी होता है। ठीक है, खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। घी खाओ, देसी घी खाओ। ठीक है, डालडा नहीं, देसी घी खाओ। वो भी आपका क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। लेकिन घी खाने के बाद आपको अच्छी खासा वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो यही है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। देखो पढ़ लेना इसको, जो चीज़ यहाँ पे समराइज हो गई है, जितना भी आपका लिखा हुआ है। अब इसमें जितने भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होंगे और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होते रहेंगे। क्लियर? तो ये तो था, हमने हाइड्रोजन ऐड किया। अगर सर हम ब्रोमीन ऐड किए, है ना, ब्रोमीन का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ब्रोमीन का इस्तेमाल किया जाता है बेटा ब्रोमीन वाटर टेस्ट के लिए। ब्रोमीन का हम किस लिए यूज़ करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। आप क्या करो कि ब्रोमीन लो और उसको पानी में मिक्स करो। ब्रोमीन लिया और हमने उसको पानी में मिक्स किया। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्रोमीन वाटर बन जाएगा। क्या बनाइए, ब्रोमीन वाटर बना। ये किस कलर का होता है, ब्रोमीन के कारण ना इसका कलर क्या आ जाता है, रेड ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। ये आप सॉल्यूशन बन जाता है आपका। अब इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है बेटा, अगर आपको ठीक है दो कंपाउंड दे दें, एक अनसैचुरेटेड और एक सैचुरेटेड, कैसे पता लगाओगे? ठीक है ना, कैसे आप पता लगाओगे? मीन्स अगर आपको फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल एंड बटर दे दें, अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, तो आप कैसे पता लगाओगे? तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ये एग्जांपल के लिए था। जितने भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब आप ब्रोमीन वाटर में मिलाते हो, जब आप कहाँ मिक्स करते हो, ब्रोमीन वाटर में मिलाते हो, तो ये ब्रोमीन वाटर किस कलर का था, रेड ब्राउन कलर का था, है ना। जैसे ही आपने इस रेड ब्राउन सॉल्यूशन, जिसे क्या कहते हैं ब्रोमीन वाटर, उसमें आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डाले, इसके डालते ही ये क्या होगा, ये ब्रोमीन जो है ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ अटैच हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन अटैच हुआ, ठीक वैसे ही अटैच हो जाएगा। और यहाँ से ब्रोमीन जब निकल गया तो इसका रेड ब्राउन कलर भी ख़त्म हो जाएगा, ये डी कलराइज हो जाएगा, मीन्स इसका कलर ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, इसका रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रोमीन वाटर हैज़ अ रेड ब्राउन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन इन इट। ब्रोमीन के कारण ही उसका कलर क्या था, रेड ब्राउन कलर था। अब जब आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डाल दिए तो ब्रोमीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, पानी से अलग हो जाएगा, और पानी से जैसे ही अलग होएगा तो वो जो रेड ब्राउन कलर का सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो जाएगा, डी कलर हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है, हाँ, व्हेन ब्रोमीन इज एडिड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ब्रोमीन गेट्स एडिड टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ब्रोमीन जो होगा वो अनसैचुरेटेड के साथ चला जाएगा, तो रेड ब्राउन कलर जो होगा ब्रोमीन वाटर का वो डिस्चार्ज हो जाता है, मीन्स वो कलरलेस हो जाता है। इसीलिए जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकलराइज कर दे ब्रोमीन वाटर को, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर दे, मीन्स वो क्या है, अनसैचुरेटेड है, या तो वो एल्काइन होगा या वो एल्कीन होगा। जो सैचुरेटेड होते हैं वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करते, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। चलो यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ना भाई, वेजिटेबल ऑयल और बटर, तो दोनों में आप क्या करो, ब्रोमीन वाटर डालो। जिसने डीकलराइज कर दिया ब्रोमीन वाटर को वो क्या है, आपका अनसैचुरेटेड है। वेजिटेबल ऑयल कर देगा, बटर नहीं करेगा, बटर क्या है आपका, सैचुरेटेड है, ठीक है। तो ये थी आपकी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, जिसमें मेनली क्या था, हाइड्रोजनेशन और ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बहुत बार पूछा जाता है आपसे, याद रखना। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करो, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर ये दोनों ही काम हो जाए, ठीक है ना, या फिर ये दोनों ही काम हो जाए। अब ऑक्सीजन को किसी सब्सटेंस में आपने ऐड करना है, तो कहीं ना कहीं से तो ऐड करोगे ना, है ना, किसी से तो लेके आओगे ऑक्सीजन। अब जो सब्सटेंस ऑक्सीजन ऐड करते हैं दूसरे सब्सटेंसेस के अंदर, उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन, which are capable of adding oxygen to other substances are known as oxidizing agent। अब आई नो आपने पहले ये पढ़ रखा है, आप कह रहे होगे सर ये तो आता है, बेटा जहाँ टॉपिक है वहाँ कराना तो पड़ेगा ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ आ गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, दूसरे सब्सटेंस को क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। अब अगर ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा तो इसमें से तो ऑक्सीजन कम हो रही है, इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, मीन्स ये अपने आप क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन, है ना। मीन्स ये इटसेल्फ क्या होएगा, रिड्यूस होएगा, अपने आप ये क्या होएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमें किसी सब्सटेंस के अंदर क्या करना है, भाई, ऑक्सीजन ऐड करनी है। तो ऑक्सीजन ऐड करने के लिए मेरे पास कोई तो सब्सटेंस चाहिए जो ऑक्सीजन दे दे, है ना, मीन्स हमें कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, तो देखो यहाँ पे यूज़ किया जाता है, या तो आप यूज़ करो एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये क्या होता है, ये होता है बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। या फिर आप यूज़ कर सकते हो एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4। KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि ये जो हमने लिखा है एसिडिफाइड मीन्स उसमें एसिड में मिक्स होना चाहिए, और ये एल्कलाइन मीन्स
क्या है, बेसिक नेचर का होना चाहिए। ये दोनों की क्या रिक्वायरमेंट है ना, ये क्यों चाहिए। सिंपल अगर मैं K2Cr2O7 ले लूँ या सिंपल मैं KMnO4 ले लूँ तो क्या मेरा उससे काम नहीं चलेगा। देखो काम तो चल जाएगा, लेकिन होगा क्या, मुश्किल हो जाएगी रिएक्शन। अब एसिडिफाइड और एल्कलाइन नेचर से क्या होता है, ये जो K2Cr2O7 है, KMnO4 है, ये जल्दी से ऑक्सीजन दे देंगे। ठीक है, तो अब हमें ये क्यों चाहिए ये समझ आ गया। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछा जाता है, तो दीज मीडियम्स आर रिक्वायर्ड, तो मैं इसका आंसर कहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे, दीज मीडियम्स आर रिक्वायर्ड, these mediums are required so that they, ऐसे लिख लेते हैं दे। अब ये दे किसके लिए यूज़ हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के लिए, मीन्स K2Cr2O7 और KMnO4 के लिए, दे लूज ऑक्सीजन ईजिली। बेटा इन्होंने ही तो क्या करनी है, दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड करना है ना, तो ये खुद अगर जल्दी से ऑक्सीजन देंगे तभी तो दूसरे कंपाउंड में लगेगी। अगर इन्होंने ही ऑक्सीजन नहीं दी तो फिर दूसरे कंपाउंड में कैसे लगाओगे, दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडेशन कैसे कराओगे। तो इसीलिए एसिडिफाइड और एल्केलाइन नेचर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, किसकी ऑक्सीडेशन करानी है, तो हमें करानी है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। अब देखो इथेनॉल क्या है बेटा, एक तरह का एल्कोहल है ना, एंड में क्या लग रहा है वर्ड ओल, ओल किसके लिए सफिक्स यूज होता है, एल्कोहल के लिए। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड। ओइक एसिड का मतलब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स आपको एल्कोहल से क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो आप क्या कर दो, एल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड और एल्कलाइन KMnO4। कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, दोनों यूज़ नहीं करने, कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। अच्छा अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये करते क्या हैं, ये ऑक्सीजन तो देते हैं, चाहे आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज़ करो या आप एल्कलाइन KMnO4 यूज़ करो, ये आपको क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन किस फॉर्म में देते हैं, यहाँ से आपको 2 मोल क्या मिल जाएगी, नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी, O2 नहीं मिलेगी। ठीक है, O2 नहीं मिलेगी। इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम जो मिलेगा, सिंगल एटम की फॉर्म में जो मिलेगी, इसे बोलते हैं हम नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन क्यों दे रहे हैं भैया, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी हाई होती है, ये जल्दी से रिएक्ट करती है। ठीक, तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये आपको क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, किस फॉर्म में, नेसेंट फॉर्म में। तो अब रिएक्शन लिख देते हैं, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड बनाना है, तो इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, यही होता है आपका इथेनॉल। और यहाँ पे क्या यूज़ करना है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एल्केलाइन KMnO4, कोई भी यूज़ करो। इन दोनों से मिलेगी क्या, नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी। मीन्स जो आपकी यहाँ पे 2 मोल नेसेंट ऑक्सीजन मिलेंगे, अब ये तो इसके पास जाएगी है ना, ये यहाँ जाएगी, और यहाँ से ये दो मोल, 2 आपके हाइड्रोजन एटम हैं, कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं 2 हाइड्रोजन एटम से, ये निकल जाएंगे, इनको हटा दो। अब रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन, और एडिशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, तो ये भी क्या है, एडिशन। तो ये दोनों ही काम एक साथ हो रहे हैं। क्या हो रहा है, ये दोनों ही काम एक साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3COH तो लगा ही हुआ था, और साथ में ये जो ऑक्सीजन आया इसके साथ क्या कर लिया, एक ऑक्सीजन के साथ 2 मोल हैं ऑक्सीजन के, नेसेंट ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन ने बॉन्ड बना ली, डबल बॉन्ड बना ली, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटे थे, और जो ये 2 हाइड्रोजन हटे हैं और एक ऑक्सीजन यहाँ पे अभी भी है हमारे पास, ये मिलके क्या बना लेंगे,
H2O। ठीक है, ये आपको क्या दे देंगे साथ में H2O। तो ये क्या बन गया आपका इथेनोइक एसिड। ये क्या बन गया आपका इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में, काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं हमारे लास्ट रिएक्शन की तरफ। ये है आपकी कंबस्शन रिएक्शन। क्या है कंबस्शन रिएक्शन। अब कंबस्शन क्या होता है, जलाना, किसी चीज़ की बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो हाइड्रोकार्बन्स को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो क्या देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। हीट काफ़ी अच्छी अमाउंट में मिलती है। ठीक है, काफ़ी अच्छी अमाउंट में हीट मिलती है। तो कुछ हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जनरली एल्केन्स, उनको हम फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कंबशन रिएक्शन है क्या कि आप हाइड्रोकार्बन लो, कोई भी हाइड्रोकार्बन लो, अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप बर्न कर रहे हो, अच्छी खासी ऑक्सीजन है, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमेशा ही कोई भी हो हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर मिलेगा, साथ में आपकी हीट निकलेगी और लाइट। ठीक है, हीट एंड लाइट, ये दो प्रोडक्ट आपके मिलते ही हैं। तो हाइड्रोकार्बन कोई भी नेचर का हो आपका, ठीक है, जब जलेगा तो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जैसे फॉर एग्जांपल एल्केन की बात करें, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर मिलेगा, हीट मिलेगी, हीट काफ़ी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, हीट अच्छे खासे अमाउंट में मिलती है। तो आपको इसीलिए ना एल्केन्स को हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होती। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है, सफिशिएंट नहीं होती। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे लिखते हैं इसको, समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन there is incomplete combustion of hydrocarbon, there is incomplete combustion of हाइड्रोकार्बन। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब हाइड्रोकार्बन जो हैं आपके वो पूरे से अच्छे से नहीं जल पाएंगे। और जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा ना बेटा, मान लो ऑक्सीजन क्या है, कम है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तब आपका CO2 नहीं बनता। अब जब आपका हाइड्रोकार्बन अच्छे से नहीं जलेगा ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ना बना के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और वाटर रिलीज होगा, हीट भी निकलेगी और लाइट भी निकलेगी। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, ये हाईली टॉक्सिक होती है। ये होती है हाईली टॉक्सिक। जैसे अब विंटर सीजन स्टार्ट हो गया, आपने बहुत सारी न्यूज़ भी सुनी होगी कि जब ज़्यादा ठंड आ जाती है तो कई परिवार ऐसा क्या करते हैं, वो अपने घरों में कमरों के अंदर अंगीठी जला के सो जाते हैं, है ना, और फिर वो सुबह मीन्स उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्या हो गया, जैसे आपने कोल को बर्न किया, कोल भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन का ही कंपाउंड है, कमरे के अंदर आपने जलाया, तो कमरे के अंदर थोड़े टाइम के लिए जितनी ऑक्सीजन थी वो जली, उसके बाद ऑक्सीजन की धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि डोर्स तो क्या होंगे, भरी सर्दी के अंदर दरवाजे तो बंद होंगे, ऑक्सीजन एंड अंदर आ ही नहीं सकती बाहर से, तो ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हुआ, इनकम्प्लीट कंबशन होगा कोल का, और वहाँ से फिर क्या निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, और हमारे ब्लड में ना, हमारे ब्लड में बहुत जल्दी घुलती है। इवन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन इतनी जल्दी नहीं घुल पाती जितनी जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाती है। ठीक है, बायो में आपने ये चीज़ पढ़ी भी होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही ब्लड में घुलती है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है और उसके कारण डेथ हो जाती है। तो कभी भी घर के अंदर कमरों को बंद करके आपने अंगीठी नहीं जलानी। ठीक है, तो ये कारण होता है कि उनकी डेथ का। बहुत सी न्यूज़ आती हैं, हर साल ही न्यूज़ आती है। तो अगर आपके आसपास कभी ये चीज़ होती हुई आप देख लो, तो ज़रूर उनको मना करना, भैया या तो दरवाज़ों खोलो, वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन निकल पाए। तो एल्केन्स हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ हीट
और इनकी हीट जो होती है वो क्लीन भी होती है। तो इसीलिए ना ये जो बर्न करते हैं ये क्लीनली बर्न करते हैं, इनको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सीएनजी आपकी नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मेजरली उसमें क्या होता है, CH4 मीथेन ही होता है। ठीक है, मेजर कंपाउंड क्या होता है, और भी होती हैं चीज़ें तो, लेकिन मेजर क्या है, CH4 होता है। आपकी LPG है, घरों में गैस के जो सिलेंडर आ रहे हैं, है ना, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके अंदर क्या होता है, ये मिक्सचर होती है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का ये मिक्सचर होती है। तो हम इनको फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जितने भी क्या हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे बर्न्स विद अ क्लीन ब्लू फ्लेम, दे बर्न्स विद क्लीन ब्लू फ्लेम, ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम, सूट भी नहीं निकलता है, नॉन सूटी फ्लेम। अब ये सूटी फ्लेम क्या होती है, नॉन सूटी फ्लेम क्या होती है, अभी बताता हूँ, एक मिनट। ठीक है, जैसे आपका LPG हो गया, अभी हमने बात की सैचुरेटेड का। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जितने भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, वो येलो कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं, बर्न्स विद येलो एंड सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब भैया ये ना एक ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करेंगे, काला धुआं निकालेंगे। ठीक है, प्रोड्यूसेस ब्लैक स्मोक। मोमबत्ती अगर आपने जलाई है, ठीक है ना, कैंडल जब आप बर्न करते हो तो बेटा स्टार्टिंग में बिल्कुल यहाँ पे देखोगे तो क्या है, ब्लू कलर की फ्लेम होगी। ब्लू कलर की फ्लेम होने का रीज़न भी क्या है यहाँ पे, क्या कि यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन अच्छी खासी अमाउंट में मिलती है, बट ऊपर की तरफ ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होती है तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और उसके कारण ये फ्लेम येलो भी होती है। और ऊपर से आपको यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे टिश्यू रख दो, ठीक है, तो यहाँ पे ना ब्लैक कलर का कुछ काला काला सा जमा हो जाएगा, वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं सूट। ब्लैक हो जाएगा जो ये जमा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सूट। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। क्लियर है? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एयर के साथ ही हम बर्न कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जो भी आपकी बर्निंग हुई है, कंबशन कराया है, वो एयर के साथ हमने क्या किया है, बर्न किया है एयर में। अब खाली एयर कहने का मतलब क्या है, एयर के अंदर ऑक्सीजन तो होती है, लेकिन ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर, ठीक है, अभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हमने एयर में बर्न कराया, देखो दोबारा लिखता हूँ मैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर आप एयर में बर्न करा रहे हो तो वो येलो और सूटी फ्लेम देंगे, येलो कलर की फ्लेम होगी और काला धुआं भी निकलेगा। लेकिन अगर इनको आप प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करा दो, बिल्कुल खाली ऑक्सीजन है आपके पास और कुछ भी नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो ये भी ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं, नॉन सूटी होती है। जो भी आप फ्लेम देखते हो ना ब्लू कलर की है, वो बिल्कुल क्लीन है। जैसे आप घर में किचन में यूज़ करते हो, आपके बर्नर्स हैं, जब आप खाना बनाते हो तो उसमें से ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है ना, वो ब्लू कलर की फ्लेम क्या है कि आपकी गैस अच्छे से चल रही है, क्लीन है। और कई बार उसमें क्या होता है, येलोनेस भी आती है, कई बार फ्लेम येलो कलर की भी होती है। तो अगर येलो कलर की हो रही है तो जो भी आपका बर्नर है, जैसे आपका बर्नर है, बर्नर पे यहाँ पे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, इन होल्स को क्या कर लो, क्लीन कर लो, क्योंकि यहीं से क्या होएगा, गैस और एयर क्या होती है, मिक्स होती है। अगर यहाँ पे कुछ कचरा वगैरह जमा हो गया है तो जो आपका मिक्सचर होगा वो एक क्लीन मिक्सचर नहीं बन पाएगा, ऑक्सीजन के साथ अच्छे से बर्न नहीं होएगी, तो वो येलो कलर की हो जाती है। समझ आए? जैसे आपका एक एग्जांपल है एसिटाइलिन।
एसिटाइलिन या ये इथाइन होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड है भी कैसे, ये अनसैचुरेटेड है। अगर आप इसको एयर के साथ बर्न कराते हो, एयर के साथ जब आप बर्न कराओगे तो बर्न्स विद सूटी फ्लेम, बर्न्स विद सूटी फ्लेम। और जो येलो कलर की फ्लेम होती है ना बेटा, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता। ब्लू कलर की फ्लेम जो होती है क्लीन होती है, ठीक, क्लीन होती है, और इसका टेम्परेचर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, अच्छी खासी हीट निकलती है इसमें। अगर आप एसिटाइलिन को प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करा दो, अब ये तो है अनसैचुरेटेड ही, तो ये ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है। ये किसके साथ जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। और हाई टेम्परेचर के साथ, यहाँ पे जब आप एयर के साथ कराते हो तो यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या रहता है, इसका ज़्यादा नहीं होता है, इससे जो हीट निकली है उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए ना, अब ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन के साथ करा रहे हो तो इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन एसिटाइलिन, ऑक्सीजन एसिटाइलिन फ्लेम, शॉर्ट में ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम भी बोलते हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। अब इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज़ किया जाता है वेल्डिंग के लिए, ठीक है। वेल्डिंग करते हुए अगर आपने देखा हो, सिलेंडर जो होते हैं वो ऑक्सी एसिटाइलिन के होते हैं, ठीक, उसमें एसिटाइलिन और ऑक्सीजन मिक्स होती है। या फिर कहीं में एक सिलेंडर ऐसा होता है जिसमें सिर्फ क्या होगा, एसिटाइलिन होगा, दूसरा सिलेंडर क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है, तो दो पाइप लगी होती हैं जिससे वो वेल्डिंग करता है ना, दो पाइप आती हैं और फिर उनका मिक्सचर आता है बर्नर में, और वो एक ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं और फिर वेल्डिंग करते हैं। तो यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस, ठीक है, इसका वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थी आपकी कंबशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में 4 रिएक्शन थी, सब्स्टिट्यूशन जो लास्ट लेक्चर में की, 3 रिएक्शन हमने एडिशन, ऑक्सीडेशन एंड कंबशन आज पढ़ ली। तो आज के लिए इतना ही था, एक और लेक्चर आएगा आपका और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म, मीन्स कल ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू।